रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन मन से अपने घर में आ पाते थे, लेकिन मंजूला के आने के बाद सब कुछ बदल गया। साधारण कदकाठी के विनोद बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। वे चेहरे की बेहतरीन बढ़ी हुई दाढ़ी, मूंछ बेहतरीन को क्लिप शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर की खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाना नहीं भूलते थे। वैसे तो विनोद बाबू की उम्र 48 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब से उनकी मंजूला से दूसरी शादी हुई थी, तब से वे सज संवर कर रहने लगे थे। इसका सुखद नतीजा यह हुआ है कि वे अब 38 साल के आसपास दिखने लगे थे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद बाबू मंजूला से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी ज़िंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगा था। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे। विनोद बाबू अपने बाइक खड़ी करके घर में कदम रख चुके थे। वे फ्रेश होने के बाद खुद को तरोताज़ा महसूस करने लगे थे। मंजूला की छोटी मोटी चीज़ों को सहेजने में लगी हुई थी। बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। मंजूला को अकेले देखकर विनोद बाबू ने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठाने की कोशिश की। मंजूला बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मम्मी जी अपने कमरे में ही है, आपकी आवाज़ सुनकर इधर आ जाएगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों के रहते हुए इस कमरे में कभी नहीं आएगी। इतना कहकर वे मंजूला को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। तभी सासू माँ ने बहू को आवाज़ लगाई। मंजूला खुद को छुड़ाते हुए अपने सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ ने मंजूला से कहा, बहू चाय बना दो। मंजूला ने हाँ कह दी। वैसे उन्हें पता है कि सास को शाम के समय अपने पड़ोसियों के घर आने जाने की पुरानी आदत है। जब तक वे 2-4 लोगों से जी भरकर बातें नहीं कर लेती है, उनका मन ही नहीं लगता है। मंजूला नीले रंग की साड़ी में काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने होठों पर हल्की गुलाबी रंग का लिपस्टिक लगा रखी थी। लंबे और खुले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सासू माँ को कमरे से लौटने के बाद मंजूला ने विनोद बाबू से कहा, आप स्कूल से थक कर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए चाय बना कर ला रही हूँ। मंजूला ने कुछ दिन में ही घर की रंगत ही बदल डाली थी। विनोद बाबू के पहली बीवी रजनी कैंसर के चलते गुजर गई थी। तकरीबन 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भाग दौड़ कर अपनी बीवी के वे समय पर कीमोथेरेपी कराते रहे थे। वे इधर उधर से पैसे जुटाकर पानी की तरह बहा चुके थे, लेकिन आखिरी बार हुई कीमोथेरेपी के बाद दस्त और उल्टी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वे उन्हें अकेला छोड़कर चली गई। रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन मन से अपने घर में आ पाते थे, वे भी सिर्फ अपने 10 साल के बेटे और बूढ़ी माँ के लिए। पर सब्र बुरे से बुरे वक्त का सबसे बड़ा मरहम होता है। कई साल गुजर गए थे। पत्नी के मौत के बाद ऐसा लग रहा था कि विनोद बाबू की दोबारा शादी नहीं करेंगे। जब दुनिया के साथ अपने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई तो वह सब के लिए आफत लेकर आई थी। विनोद बाबू को कोरोना महामारी के दौरान अपने स्कूल में बने सेंटर में काम करना पड़ा था। वे दूसरे राज्यों से आए कुछ लोगों की काफ़ी मुस्तैदी से सेवा में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां ड्यूटी करना महंगा पड़ रहा था, क्योंकि वो खुद भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके थे। साथ ही टीचरों ने एम्बुलेंस बुलाकर विनोद बाबू को अस्पताल से भर्ती करवा दिया था। वे कई दिनों से अस्पताल के वार्ड में पड़े हुए थे। घर पर बेटा अर्नब था। उनका छोटा भाई अपनी बीवी बच्चों के साथ अलग रह रहा था।
विनोद बाबू अपनी माँ और बेटे के साथ अलग रहते थे। विनोद बाबू से 2 दिन पहले इस वार्ड में मंजूला आई थी। सांवले रंग की मंजूला देखने में काफ़ी दुबली पतली लग रही थी, पर खूबसूरत बहुत थी। रह रह कर उनके नज़रें मंजूला की ओर चली ही जा रही थी। 2 दिन बाद रात में विनोद बाबू की तबीयत अचानक ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स ऊँघ रहे थे। उन्हें भी महामारी के चलते ज़्यादा काम करना पड़ रहा था। ज़्यादातर मरीज सोए हुए थे। उस रात मंजूला की तबीयत ठीक थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। विनोद बाबू की हालत बिगड़ते देख उससे रहा नहीं गया और वह उनके पास आ गई। विनोद बाबू को ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। छटपटाते देख कर उनके पास आकर बोली, आप पेट के बल लेटकर लंबी लंबी सांस भरने और छोड़ने की कोशिश कीजिए। मंजूला विनोद बाबू को पीठ सहलाने लगी थी। इससे उन्हें राहत महसूस होने लगी थी। कुछ देर में ही उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य होने लगा था। उन्होंने मंजूला का शुक्रिया अदा किया था। एक दिन मंजूला के बगल वाले बिस्तर की अधेड़ औरत मरीज मर गई। उसका बिस्तर अब खाली हो चुका था। वार्ड में दहशत का माहौल बन चुका था, इसीलिए मंजूला को उस रात नींद नहीं आ रही थी। मंजूला को बेचैन देखकर विनोद बाबू से रहा नहीं गया था। आखिरकार उन्होंने मंजूला से पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो रही हो तो मेरे पास वाले खाली बिस्तर पर आ जाओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मंजूला ने यह कहकर कह दिया था, पर वह उस दिन काफ़ी डर गई थी। विनोद बाबू के बार बार कहने पर मंजूला उनके बगल वाले खाली बिस्तर पर आ गई थी। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में सास ससुर पति के अलावा 7 साल की एक बेटी है। बेटी तो तुम्हें बहुत याद करती होगी। पता नहीं याद करती होगी भी या नहीं। यह कहकर मंजूला उदास हो गई थी। परिवार वाले भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। यह सुनकर मंजूला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज तक अपने बेटे के बाद एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई हूँ, इसीलिए घर के लोग नाखुश हैं। वैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ ऐसी परेशानी आ गई है कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा माँ नहीं बन पाऊँगी। मेरी बेटी अपनी दादी के पास रह रही है। ये सब तो चाहते हैं कि मैं मरूं तो मेरे पति को दूसरी शादी करने का मौका मिले, ताकि उनके घर में बेटे का जन्म हो सके। विनोद बाबू हैरानी से मंजूला के चेहरे की ओर देख रहे थे, इसीलिए वे कुछ देर तक चुप रही। फिर बोली, वैसे मैं भी उनको शादी करने की इजाज़त देना चाहती हूँ। विनोद बाबू को यह सब सुनकर झटका सा लगा था। बेटा या बेटी पैदा करना किसी के बस में नहीं होता है, फिर भी आज भी लोग किसी औरत से कैसे उम्मीद रखने लगते हैं कि उनके मन के मुताबिक बेटा या बेटी जन्मे। 21वीं सदी में भी लोग की सोच नहीं बदल रही है, जबकि आज लड़कियां आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही है। विनोद बाबू मंजूला को समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए अस्पताल में दिन बीत रहे थे। जब मंजूला पूरी तरह ठीक हो गई और डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने की इजाज़त दे दी, तब भी उनके घर में से कोई नहीं आया था। मंजूला के पति अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यह कह कर जा चुके थे, तुम भी मर जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ देखने नहीं आऊँगा। पति की यही नफरत भरी बातें मंजूला को घर जाने से रोक रही थी। वैसे वह भी अपनी सास और पति के रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। इधर विनोद बाबू उन्हें घर तक छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मंजूला ने उनसे कहा, आप जाइए, मैं बाद में घर चली जाऊंगी। विनोद बाबू समझ गए उनसे रहा नहीं गया और बोले, चलो मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में पूरी तरह सुरक्षित रहोगी, तुम्हारी भावनाओं को पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंजूला जानती थी कि विनोद बाबू के साथ वह वाकई महफूज रहेगी, और फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ कर दी।
अब मंजूला विनोद बाबू के घर में रहने लगी और इस बात का पता उसके पति और परिवार वालों को चला तो उनके तेवर और सुर बदल गए थे। उन्होंने विनोद बाबू पर मंजूला को बरगलाने का आरोप लगाया था, लेकिन मंजूला अपने फैसले पर अडिग रही थी। विनोद बाबू के परिवार की मदद से मंजूला अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी थी। तकरीबन 2.5 साल तक केस चलता रहा। जब भी वह अदालत में जाती थी, विनोद बाबू की माताजी उनके साथ रहती थी। तकरीबन 2.5 साल की भागदौड़ और सामाजिक हिकारत सहने के बाद मंजूला अपनी पति से तलाक ले पाई थी। तलाक के अगले दिन यानी दशहरा के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में ही मंजूला विनोद बाबू की दूसरी पत्नी बनकर स्वीकार कर चुकी थी। मंजूला को कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेटी को भी अपने पास रखने की परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि बेटी भी अपनी मां के साथ ही रहना चाहती थी। मंजूला अपने सासू मां को चाय पिला चुकी थी। सासू मां चाय पीने के बाद अपनी सहेली के घर जा चुकी थी। अब मंजूला ट्रे में 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में हाजिर थी। मंजूला ने जैसे ही टेबल पर चाय की ट्रे रखी, विनोद बाबू ने उसके होंठ चूम लिए। वह भी उनके गले लग गई थी। आखिर में उसने इशारा किया, जनाब चाय ठंडी हो जाएगी। वे दोनों बात करते हुए चाय पीने लगे थे। मंजूला चाय खत्म कर विनोद बाबू के बगल में आकर लेट गई थी। तुम्हारे साथ बातें करने में ही मेरी सारी थकान मिट जाती है, विनोद बाबू वनुहार करते हुए बोले थे। मंजूला ने अपने सिर उनके सीने पर रख दिया। सालों बाद उन्हें ऐसी खुशी मिल रही थी।